स्टार्ट। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ किसी व्यक्ति, विचार, संस्था या परंपरा की आलोचना को अक्सर उसके प्रति विरोध या घृणा के रूप में समझ लिया जाता है। सामाजिक जीवन में यह प्रवृत्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि लोग किसी भी असहमति को तुरंत दो खाँचों में बांट देते हैं। या तो आप पूरी तरह समर्थन में हैं या फिर पूरी तरह विरोध में। बीच की कोई जगह मानो बची ही नहीं है। मगर क्या वास्तव में ऐसा है? क्या किसी चीज़ की आलोचना करना उसे अस्वीकार करना होता है? क्या सुधार की इच्छा को हमेशा विद्रोह के रूप में ही देखा जाना चाहिए? पैरा। आधुनिकता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है आत्मचिंतन या स्व प्रतिबिंबन। इसका अर्थ अपने आसपास की दुनिया को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखना है। यह प्रक्रिया अस्वीकार की नहीं बल्कि सुधार की है। इसका उद्देश्य किसी संबंध को तोड़ना नहीं बल्कि उसे अधिक न्यायपूर्ण और सार्थक बनाना है। इस बात को समझने के लिए परिवार से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। एक पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें अपने जीवन का आधार मानता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पिता की हर बात, हर निर्णय और हर व्यवहार को आंख मूंदकर सही मान लिया जाए। कई बार पुत्र अपने पिता की किसी आदत, किसी निर्णय या किसी दृष्टिकोण की आलोचना करता है। यह आलोचना उसके प्रति घृणा से नहीं बल्कि इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि संबंध इतना मजबूत है कि उसमें सुधार की बात कही जा सकती है। पैरा। यही बात संस्थाओं और समुदायों पर भी लागू होती है। किसी संस्था का सदस्य होना केवल उसके गुणगान का दायित्व नहीं देता। सदस्यता का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति उसके भीतर मौजूद कमियों को पहचाने और उन्हें सामने रखने का साहस करे। अगर कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय की नीतियों पर प्रश्न उठाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह विश्वविद्यालय विरोधी है। अगर किसी देश का कोई नागरिक अपने देश की किसी नीति की आलोचना करता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह देशद्रोही हो। किसी धार्मिक समुदाय का कोई सदस्य अपनी परंपराओं के कुछ पक्षों पर पुनर्विचार की मांग करता है तो यह भी उसके विश्वास के परित्याग का प्रमाण नहीं है। पैरा। अफसोस की बात है कि यह आज आलोचना को निष्ठा के विपरीत खड़ा कर दिया गया है। ऐसा मान लिया गया है कि प्रेम का अर्थ केवल प्रशंसा है और असहमति का अर्थ केवल विरोध, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और मानवीय है। किसी व्यक्ति, संस्था या विचार के प्रति सबसे गहरा लगाव कई बार उसी व्यक्ति को होता है जो उसकी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की चिंता करता है। समाजशास्त्र में आत्मचिंतन की अवधारणा इसी दिशा में हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है। आत्मचिंतन का अर्थ केवल दूसरों का मूल्यांकन करना नहीं बल्कि स्वयं की सामाजिक स्थिति, अपने विशेषाधिकारों और अपनी सीमाओं को भी समझना है।
हम जिस परिवार, जाति, वर्ग, भाषा, धर्म या क्षेत्र में जन्म लेते हैं वह हमारे अनुभवों को आकार देता है। पैरा। अक्सर हम अपनी स्थिति को सामान्य और सार्वभौमिक मान लेते हैं, मगर जब हम आत्मचिंतन करते हैं तब हमें एहसास होता है कि दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण भी सामाजिक परिस्थितियों से निर्मित है। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है। हम समझने लगते हैं कि हमारे अनुभव की अंतिम सत्य नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा, संघर्ष या आकांक्षा हमारी कल्पना से भिन्न हो सकती है। आज जब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है तब आत्मचिंतन की आवश्यकता पहले से अधिक है। हम दूसरों की गलतियों को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों की जांच करने से बचते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे बदलें, लेकिन स्वयं के परिवर्तन को टालते रहते हैं। यही कारण है कि संवाद कठिन होता जा रहा है। पैरा। संवाद तभी संभव है जब व्यक्ति अपने विचारों को अंतिम और पूर्ण सत्य मानने के बजाय उन्हें जांचने और परखने के लिए तैयार हो। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने हृदय परिवर्तन की बात की थी। इसका अर्थ किसी व्यक्ति या समुदाय को शत्रु मानकर उसका विनाश करना नहीं है, बल्कि आत्म परीक्षण, नैतिक जागृति और अपने आचरण की समीक्षा करना है। उनका यह दृष्टिकोण आधुनिक आत्मचिंतन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति, संस्था या समाज को बेहतर बनाने के लिए पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसमें कमियां हैं। साथ ही यह विश्वास भी जरूरी है कि उन कमियों को दूर किया जा सकता है। पैरा। शायद लोकतांत्रिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। हमें आलोचना और अस्वीकार के बीच का अंतर समझना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि किसी चीज़ से प्रेम करना और उसकी आलोचना करना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वास्तव में कई बार सच्ची आलोचना प्रेम का ही एक रूप होती है। वह इस विश्वास से जन्म लेती है कि सुधार संभव है और संबंध इतने मूल्यवान है कि उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आत्मचिंतन हमें यही सिखाता है कि हम अपने समय, अपने समाज और स्वयं को प्रश्नों के घेरे में रखने का साहस विकसित करें। यह साहस विनाश का नहीं, निर्माण का है, और अस्वीकार का नहीं, सुधार का है। और शायद इसी में संवेदनशील और अधिक लोकतांत्रिक और ज़्यादा मानवीय समाज की संभावना छिपी हुई है। संपूर्ण।